नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। जो हमने केवीएस एनवीएस के लिए 25 डेज का रोड मैप रेडी किया था, आज उसकी हमारी 5th डे की क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, जिसे हम प्रतिशत बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कभी सोचा, कोई कहता है आपके 75 मार्क्स आए हैं, इस शर्ट पे 10% का डिस्काउंट मिला है, 20% का डिस्काउंट मिला है। आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं परसेंटेज क्या होता है। कोई कहते हैं मेरे 75% मार्क्स आए और कोई कहता है मेरे 75 परसेंटाइल मार्क्स आए हैं। अब सोचते हो ये परसेंटेज और परसेंटाइल क्या होता है? आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सारा डिटेल से। देखिए, वीडियो को स्टार्ट से देखना। ये एक, अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास वन है कंप्लीट। कितना है? 1 होल है। 1 होल है। अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो पूरा 1 है, लेकिन अगर मैं इसी को देखूं परसेंटेज में तो ये कितना है? 100%। इसका मतलब परसेंटेज कहती है कि 100% पे वो पूरा 1 बनता है। ठीक है, आपने यहां से पढ़ा कि 1 का 100% है। अगर मैं इसका हाफ करती हूं तो ये 1/2 होता है, तो ये भी 50% और 50% होता है। यहां से मुझे पता चला कि 1/2 50% हुआ, फिर से इसका हाफ किया 25% हुआ, फिर से इसका हाफ किया 12.5% हुआ, फिर से मैं इसका हाफ करती हूँ 6.25% होता है, एंड सो ऑन चलता हुआ जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या सीखा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। आपको ये परसेंटेज याद नहीं करने, हम सिर्फ मैनुअली और किस तरीके से लॉजिकल कंसेप्ट से पूरे कंप्लीट चैप्टर को करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज 360? 200 का कितना प्रतिशत 360 है? मैंने कहा कि 200 का मतलब मल्टीप्लीकेशन x प्रतिशत 360 है। इसका मतलब 200% 360 है, 1% 360। मैंने क्या बताया? परसेंटेज कब कंप्लीट होता है? 100% पे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से 2, 180 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 180%। आपको पता चला? जैसे कहे उसके अकॉर्डिंग चलना है, अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं करना, क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट से चलना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? वो कह रहा है 20% ऑफ 15% ऑफ 10% ऑफ 500 इज कितना आएगा? 20% ऑफ 500 के 10% के 15% का 20% क्या है? ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। 15% 10% ऑफ 500 इज। मैंने सिर्फ स्टेटमेंट को लिखा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। 20% ऑफ 20% ऑफ 15% 10% ऑफ 500 क्या आएगा? देखिए, 20% 20/100, 15% 15/100, 10% 10/100 मल्टीप्लाई बाय 500। 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 25 जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 1.50 आएगा। समझ में आया? आप इसे सोल्व कीजिए। सिर्फ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना, मैं बार बार बता रही हूँ, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है? कोई स्क्वायर है, उसकी साइड इंक्रीज होती है 20%। व्हाट इज दी परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। कैसे करना है? स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सभी साइड इक्वल है, ए है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? वर्ग का एरिया क्या रहता है? साइड, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। अब वो कह रहा है मेरी 20% इंक्रीज हो जाती है। देखो, 20% मीन्स 20/100 मतलब 100 में से 20। अगर सिंपल लिखती हूँ 1/5, यही हुआ। इससे हमें क्या पता चला कि इंक्रीज हो जाती है। पहले 5 थी, अब इंक्रीज होके 6 हो गई। पहले 5 थी, अब इंक्रीज होके कितनी हो गई? 6 हो गई। 5 5 जा 25 हुआ, 6 6 जा 36 हुआ। इसका मतलब अगर पहले 25 थी तो अब कितनी हो गई? 6 हो गई। 2 बार क्यों लिया? क्योंकि साइड का स्क्वायर था। अगर स्क्वायर है तो 2 बार लेना है, क्यूब होता तो 3 बार लेता। देखो, 5 × 5 5 का स्क्वायर हुआ, 6 × 6 6 का स्क्वायर हुआ। कितना चेंज हुआ? 11 का।
36 माइनस 25 कितने पे हुआ? हमेशा ओरिजिनल पे चेंज होगा, याद रखना। जो बाद में आता है कभी उस पे चेंज नहीं होता, वो तो फाइनल होता है। जो सबसे पहले ओरिजिनल रहती है उसी पे चेंज होता है। 15 कितना आ जाएगा? 44%। नेक्स्ट देखिए, आ गया समझ में? नेक्स्ट में क्या कह रहा है? किसी रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज होती है 25% और उसकी ब्रेड्थ, रेक्टेंगल क्या हो गया? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। ये एल तो ये भी एल, ये बी तो ये बी। ठीक है, अब वो कह रहा है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 25% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन एरिया? तो आपको क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ देखिए कितनी इंक्रीज हो रही है? 25%। 25% का मतलब 1/4। ब्रेथ कितनी डिक्रीज हो रही है? 20%, मतलब 1/5। लंबाई 25% बढ़ गई है और चौड़ाई 20% कम हो गई। बढ़ गई इसका मतलब 4 थी पहले, 5 हो गई। कम हो गई, पहले 5 थी अब 4 हो गई। लेंथ इंटू ब्रेथ 20 आया, लेंथ इंटू ब्रेथ 20 आया। 20 माइनस 20 क्या हो गया? 0। इसका मतलब नो चेंज इन एरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कोई सर्कल है, अगर मैं उसकी रेडियस को डिक्रीज करते हैं 10% तो एरिया में क्या चेंज आता है? आपको सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल की ये रेडियस होती है, ये कंप्लीट इसका डायमीटर कहलाता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, वो कह रहे हैं रेडियस कितनी डिक्रीज हो रही है? 10%। 10% का मतलब 1/10। 1/10 यही हुआ। अब क्या कहना चाह रहे हैं? परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया इज, एरिया में कितना चेंज आएगा? देखिए 10 थी तो कितनी हो गई? 9। 10 रेडियस थी, 9 हो गई। 10 रेडियस थी, कितनी हो गई? 9। मेरा पाई कांस्टेंट है, सिर्फ रेडियस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैंने रेडियस को उठाया। स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिया, यहां पर 81 आएगा। आ गया, कितना हो गया? चेंज कितना हुआ? 19 का। 19 का चेंज हुआ, कितने पे हुआ? 100 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना डिक्रीज हो गया? 19% डिक्रीज हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? यदि कोई स्फीयर है, उसमें याद रखना हो सकता है सर्कल की केस में वो सरकमफेरेंस की भी बात कर सकता है, मतलब परिधि की। ठीक है, यहां पर क्या है? वो सर्कल का सरकमफेरेंस पता है क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। ठीक है, अब यहां पर कोई स्फीयर है, यदि वो क्या कह रहा है? अगर उसकी रेडियस को 10% इंक्रीज कर दे तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? यहाँ पे 2-3 चीजें याद रखना, क्वेश्चन आ गया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3πr³। ये कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ r³ पे डिफरेंस होगा। अगर मैं कहूं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो वो क्या हो जाएगा? 2/3πr³। ये फॉर्मूले इसलिए लिखवा रही हूं। सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या रहता है? ये लिख लेना साथ के साथ, क्यों काम आ जाते हैं। ठीक है, ये सरफेस एरिया ऑफ क्या है? स्फीयर है। ये सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है। कई बार पता है क्या करते हैं? इसका हाफ 2πr² कर देते हैं, वो ध्यान रखना थोड़ा। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 10% की वृद्धि होती है त्रिज्या के अंदर। 10% का मतलब 1/10। 10 थी तो 11 हो गई। क्यूब है, आर का क्या है? क्यूब है, तो आर कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। 10 थी 11 हो गई, 10 थी 11 हो गई। 1000 होगी, यहाँ पे 1331 होगी। कितने का डिफरेंस हुआ? 331 का हुआ। कितने पे हुआ? 1000 पर हुआ। मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 33.1% आ जाएगा। समझ में आया? देखो कुछ हम कोई ट्रिक मतलब फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे। सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री के है वो तो फॉर्मूले फिक्स होते हैं, वो तो हमें याद ही करने हैं।
ये आप कर लेंगे, मैं बता देती हूँ फॉर्मूला क्या रहता है क्यूब के वॉल्यूम का। क्यूब कैसे बनता है, देखो क्यूब बनाना सीखो, ऐसे बनाया फिर ऐसे, ये क्यूब बन गया, दो उसको जोड़ दो स्क्वायर को, ठीक है, वो क्यूब बन जाएगा। सॉरी। यदि किसी क्यूब की साइड को 12% इंक्रीज कर दिया जाए, और कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया, 12%, 12/100 मतलब 3/25, 25 थी तो 28 हो गई, ये कर रहा है, लेकिन कितनी बार कर रहा है वो भी बताती हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कहेगा तो क्या होता है, 6a²। क्या होता है, 6a²। अब वो कह रहा है वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। अगर पहले साइड 25 थी, अब 3 बढ़ गई 28, वो कहे बढ़ गई तो ऐड कर दो, वो कहे डिक्रीज हो गई तो माइनस कर दो। पहले 25 थी अब 28 हो गई, पहले 25 थी अब 28 होगी। 3 क्यूब है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का डिफरेंस करके निकाल चुके हो। नेक्स्ट देखना, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना मत, किसी भी तरीके से करके जाना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको नोटबुक में आप, ऐसे क्वेश्चन आने के काफी चांस रहते हैं। वो कह रहा है मेरे पास कोई भी 4 सेंटीमीटर साइड का कोई बड़ा सा क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, बना दिया मैंने। अब वो कह रहा है कि मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब में 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूबों में कट कर दिया। इस क्यूब को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूबों में क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया आफ्टर सच कटिंग। पहले जो सरफेस एरिया था और इन छोटे छोटे क्यूबों में कट करने के बाद जो सरफेस एरिया बना, दोनों में कितना डिफरेंस आएगा। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, 4 की क्यूब अभी बताया था, 64 आ जाएगा। अब अगर मैं स्मॉल क्यूब की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या आएगा, 1-1 सेंटीमीटर में काटा है, 1 का क्यूब, इसका मतलब 1। जब वो कहे इत बड़े क्यूब को छोटे में कट किया तो हमें ये देखना होता है कि कितने छोटे छोटे क्यूब इस बड़े वाले के वॉल्यूम में फिक्स हो सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं, बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ऐसे छोटे छोटे 64 क्यूब आएंगे जो बड़े वाले क्यूब में फिट हो जाएंगे। समझ में आया। अब आगे क्या करना है, ठीक है, हमें पता चल गया 64 ऐसे क्यूब है। अगर मैं अब इस क्यूब का सरफेस एरिया निकालती हूँ बड़े वाले का, तो कितना आता है सरफेस एरिया, 6a²। a का मतलब 4 का स्क्वायर कितना आता है, 96 आता है। अगर मैं छोटे वाले क्यूब का, स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया निकालती हूँ, 6 × 1 का स्क्वायर कितना आता है, 6। लेकिन मुझे ये पता है कि ऐसे छोटे छोटे 64 क्यूब बनाए हैं, तो कितना सरफेस एरिया हो जाएगा, 64 × 6 384। पहले 96 था, अब 384 हुआ, कितना डिफरेंस आ गया का, 17 में से हो गए 8, 288 का। किस पर आया 288 का, देखिए पहले कितना था 90, 288 चेंज होके आया। पहले जो ओरिजिनल होता है वो हमेशा नीचे आता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, इस पे मैटर मत करना, इस पे ध्यान नहीं देना, हमेशा ओरिजिनल नीचे आएगा, इतना याद रखना। पहले ओरिजिनल 96 था, चेंज होने के बाद 384 आया, दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा, अपॉन किस पे चेंज हुआ है, 96 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कोई मशीन है, उसकी वैल्यू हर साल 10% कम होती जा रही है। अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू 72,900 है तो 2 साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी। देखिए कम होती हुई जा रही है 10%, इसका मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब हुआ 1/10। अगर पहले 10 थी
तो अब 9 हो गई, पहले 10 थी अब 9 हो गई। इधर प्रेजेंट वैल्यू है, इधर 2 साल पहले की वैल्यू है। पर आपके अकॉर्डिंग प्रेजेंट वैल्यू 81 आई, 9 9 4 81, लेकिन वो कह रहा है कितनी आई है 72,900। ये कब आएगी? जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 900 से। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इधर कितनी आई है? 100 आई है। तो ये कितने, इसको भी किससे करना पड़ेगा? 900 से, क्योंकि ये रेशियो में रहता है। तो ये कितनी आएगी? 90,000। आ गया समझ में? आ गया? 2 साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी? 90,000, जो अब कम होके कितनी हो गई है? 72,900। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि यदि किसी शहर की पॉपुलेशन कितनी है? 48,600। यदि फर्स्ट ईयर 25% इंक्रीज होती है, सेकेंड ईयर 8% कम होती है, और पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द एंड ऑफ 2 साल के अंत में पॉपुलेशन ऑफ टाउन क्या होगी? पहले साल 25% बढ़ रही है, 25% का मतलब 1/4। दूसरे परसेंट 8% कम हो रही है, 8/100 मतलब 4/4 दूनी 8 और 4 से 25। अब यहाँ पे देखिए, अगर पहले साल बढ़ रही है, 4 थी तो 5 हो गई, दूसरे साल घट रही है, अगर 25 थी तो कितनी हो गई? 23 हो गई। ये 100 हुई, ये 115 हुई। यहाँ पर देखिए, लेकिन वो क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए वो क्या कहना चाह रहा था कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आज कितनी है? 48,600। यही कहना चाह रहा था ना, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द एंड ऑफ 2 ईयर। ये बतानी है 2 साल बाद क्या होगी। आज की कितनी है? 48,600। 2 साल बाद क्या होगी? ये निकालनी है। तो देखिए कब आएगा? जब मैं 100 को 486 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 115 को भी 486 से क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई। जैसे 115 को 486 से मल्टीप्लाई करोगे, वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, यदि शुगर, जब भी एक चीज ध्यान देखना, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। यदि शुगर के दाम 20% बढ़ जाते हैं, तो एक गृहिणी को इसकी कंजम्पशन कितनी कम करनी चाहिए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? ठीक है, कि एक्सपेंशन जो भी उसके एक्सपेंसेस होते थे वो सारे के सारे सेम रहे, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। जब भी खर्च पर, देखो एक बात बताइए, खर्च का मतलब क्या समझते हैं? आपकी मम्मी आपसे कहती है कि 5 किलो चीनी ले आओ बाजार से, 20 रुपए पर केजी चीनी का रेट है, तो आपके कितने खर्च होंगे? 20 गुना 5, 100 रुपए खर्च होंगे। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि खर्च का मतलब होता है किस रेट से सामान आ रहा है और कितना किलो आ रहा है, मतलब किस रेट से आ रहा है और कितनी उसकी कंजप्शन हो रही है, ये हमारा क्या रहता है? खर्च रहता है। यहाँ पर देखिए 20% बढ़ रहा है रेट, पहले 100 था अब 120 बढ़ गया। पहले उसकी कंजप्शन कुछ भी थी, जैसे ही रेट बढ़ता है आप खुद ही अनुमान लगा लो, जैसे ही प्याज का रेट बढ़ता है घर में प्याज खानी बंद हो जाती है। ऐसा ही होता है, जो चीज के रेट बढ़ते हैं हम उसे कम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो कह रहा है खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो पहले खर्च हो रहा था और जो आज खर्च हो रहा है वो दोनों क्या है? सेम। अगर वो सेम है तो ऑब्वियस है ये भी दोनों क्या होंगे? सेम ही होंगे। जो पहले वाला खर्चा था और जो आज का खर्चा है, आपको इतना सब करना ही नहीं था, सीधा इसी एक लाइन से हो जाता। यहाँ से सी ओड अपॉन सी न्यू कितना आएगा? 120/100। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जहां 120 किलो सामान खर्च हो रहा था, अब 100 किलो खर्च हो रहा है। कितने का अंतर आया? 20 का। कितने पे आया है? पहले वाले पे चेंज होता है हमेशा, ओरिजिनल पर बता दिया। 50/3 आएगा, जिसका मतलब रहेगा 16 सही। ये 16 सही 2/3% है, क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं मिला इस तरीके से लिखने का पावर पॉइंट पे, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि ए की इनकम बी की इनकम से 20% कम है, क्या है? बी की इनकम से 20% कम है। अगर बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम कितनी आएगी? 80 आएगी। यही आएगा, इनकम ऑफ ए क्या आएगी? 80 आएगी।
तो वो कह रहा है इनकम ऑफ बी मोर देन द इनकम ऑफ ए। अब यहाँ पर देखिए, यदि बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम कितनी आई, 80 आई, 20% कम कर दिया। अगर आपके पास मेरे से 20 रुपए ज्यादा है तो मैं कहती हूँ इसका मतलब मेरे पास 20 रुपए कम है, लेकिन परसेंटेज कभी ये नहीं कहती कि मेरे आपके पास 20% ज्यादा है तो मेरे पास 20% कम है। ध्यान रखना, परसेंटेज में ये रेशियो चेंज हो जाता है। अभी मैंने कहा, तो अब देखो दोनों का डिफरेंस क्या आया, 20 का। अब वो क्या कह रहे हैं, मोर देन इनकम ऑफ ए, किससे कंपैरिजन कर रहा है, ए की इनकम से। ए किसे कर रहा है, तो 80 आएगा, एक इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आएगा, 25। देखो पहले 20 था, जिससे कंपैरिजन करें वो हमेशा नीचे आएगा, ऊपर दोनों का डिफरेंस आता है। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सामान के दाम में 20% की वृद्धि होती है और खपत में 10% की कमी होती है तो जो खर्च है वो बढ़ जाता है। अब वो कह रहा है बट व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। यदि प्राइस इंक्रीज होते हैं 20% तो कंजप्शन क्या हो जाती है, 10% कम हो जाती है। अभी मैंने आपको एक बात बताया था कि खर्च का मतलब होता क्या है। खर्च का मतलब होता है किस रेट से आप सामान खरीद रहे हो और उसकी कितनी कंजप्शन है, यही खर्च का मतलब होता है। किस रेट से आप सामान खरीद रहे हो और उसकी कितनी कंजप्शन है। यहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं 20%, पहले 100 थे अब 120 हो गए। कंजप्शन डिक्रीज हो रही है 10%, कंजप्शन कितनी डिक्रीज हो रही है, 10%। अगर पहले 110 थी तो अब 10% कितनी हो गई, 9 हो गई। या पहले 100 थी तो अब 90 हो गई। सीधा सीधा हिसाब ले लेते हैं, ठीक है। वो कह रहा है खर्च बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा ये निकालना है। आपके अकॉर्डिंग खर्च कितना होगा, 1 2 3 4, 108 20, कितने का फर्क पड़ा, 800 का। 800 का फर्क पड़ा, कितने पे पड़ा, 10,000 पे ओरिजिनल पे पड़ता है। मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 8% क्या हो गया है, बढ़ गया है। समझ में आया। सिर्फ एक ही कंसेप्ट को पकड़ के चलना है कि हमें ये पता है। इतना तो आप मार्केट भी जाते हो, सामान लेके आते होंगे कि कितने रुपए दुकानदार को देने, किस रेट से सामान खरीदा और कितना किलो खरीदा। अब हिसाब ऐसे ही गुणा करके हिसाब निकालते हो तो सिर्फ वही लॉजिक निकालना है। ये परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो डेली लाइफ से रिलेट बहुत ज्यादा करता है और ये सबको आना चाहिए, चाहे मैथ्स जिसके पास है या जिसके पास नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहे हैं यदि प्राइस किसी कमोडिटी के 30% बढ़ जाते हैं और खर्चा 17% बढ़ जाता है, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कंजप्शन ऑफ दैट कमोडिटी। तो इफेक्ट उस वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कैसे करेंगे, 30% की वृद्धि होती है किस चीज में, कीमत में। आपने एक ही चीज लिखनी है, खर्च का मतलब रेट मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन, ठीक है। अब यहां से देखिए 30% की वृद्धि हो जाती है, पहले 100 था अब 130 हो जाता है, ठीक है। व्यय में 17% जो खर्च हो रहा है उसमें 17% की कमी हो जाती है। अगर मैं मानती हूं पहले 10 किलो खर्च हो रहा था तो खर्च हो रहा था 1000, मैंने अपनी तरफ से 10 किलो मान लिया खर्चा, 1000 खर्च हुआ। अब इसमें 17% की वृद्धि हो जाती है। 1000 का 17% जल्दी से निकाल दीजिए, 170 आएगा, निकाल के देख लो, और ये 1170 हो जाएगा। मेरे को ये नहीं पता ये कितना आएगा, मैंने x मान लिया। आ गया समझ में। पहले 100 किलो खर्च हो रहा, 100 के रेट से आ रहा था, 130 बन गया। 10 किलो खर्च हुआ तो मेरा 1000 रुपए का खर्चा था। अब खर्च में वृद्धि कर दी उसने अब की बार, तो मैंने कहा 17% की, तो 1000 का 17% 1170 आया। ये 130 था, ये निकालना था। तो x क्या आ जाएगा, 1170 को 130 से डिवाइड कर दो, 13 नहीं में 170, क्या आ जाएगा, 9% की, 9 जहां पहले 10 कंजप्शन थी अब 9 किलो की कंजप्शन होगी। कितने का डिफरेंस हुआ, 1 का। कितने पे हुआ, 10 पे, मल्टीप्लाई बाय 100,
10 से 10 कैंसिल, 10% क्या होगी, 10 से 9 हुई है तो क्या होगी, कमी हो गई। आया समझ में? अच्छे से ध्यान से सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि खर्च का मतलब क्या होता है। वो कहीं जहां बढ़ रहा है वहां बढ़ाओ, जहां कम हो रहा है वहां पे कम करो। इस चीज को जरूर ध्यान रखना। 100 रुपए का रेट था तो अब 130 हुआ। मैंने तुम 100 मान लो चाहे कुछ भी मान लो, यहाँ पे 100 मानो, 100 मान लो, 10 मानो तो 10 मान लो, आपकी मर्जी है जो मानना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यदि दालों के दाम में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो नई है कोई बंदी, उसको अपनी कंजम्पशन ऑफ पल्सेस कितनी कम करनी पड़ेगी कि खर्च पर कोई प्रभाव ना हो। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुकी हूं, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, अभी पता है क्या हुआ, मैं ना अपनी बेटियों को बास्केटबॉल छोड़ के आई थी, दोनों को, वो छोटी अभी, तो मैं अभी जस्ट उनको लेने गई थी थोड़ी देर पहले ही, और मैं गाड़ी में ऐसे, मैंने गाड़ी मतलब वो टर्न था तो ऐसे लिया और सामने से इतनी तेज बाइक आई और उसने एकदम से गाड़ी मैंने खड़ी कर दी थी और मैं उतरने ही वाली थी, एकदम से हिट किया और वो उछल के दूसरी साइड गिर गया। बड़ा मुश्किल हो गया था। सब बाइक वाले कभी देखते ही नहीं है और हरदम गलतियां गाड़ी वालों की बता देते हैं। भाई देखना तो सबको चाहिए। अब इतना सिर दर्द हो रहा है लेकिन मैंने कहा कि मैंने आपका फिर एक दिन मिस हो जाएगा, मुझे सीरीज भी करानी है। कल 25 दिसंबर है, कल से मैं स्टार्ट कर देती हूँ सीरीज भी। उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे हर एक चैप्टर के कंबाइंड, ताकि आप लोगों को ना कोई लॉस ना हो और वहां से आप हर चैप्टर पे कमांड भी कर लेंगे। ये सब तो चलता ही रहता है, लाइफ का एक पार्ट है। बस वो बच गया, मुझे तो यही बहुत है। देखिए नेक्स्ट। किसी आदमी की मंथली इनकम कितनी थी, 6000। उसका खर्च हर महीने कितने कर रहा है, 5000 रुपए। 6000 की इनकम है, 5000 खर्च कर रहा है, जो बचेगा वो सेविंग होगी और वो कितनी होगी, 1000 की। ठीक है, अब क्या होता है, नेक्स्ट ईयर उसकी मंथली इनकम 40% इंक्रीज हो जाती है। 6000 का 40% 2400 आता है, निकालिए। 6000 गुना 40/100 कितना आता है, 2400 आता है। अब वो क्या कह रहा है, लेकिन जो सेविंग है वो 1000 की 1000 रहती है, सेम रहती है, तो उसका खर्च कितना होगा ये हमें बताना है। कितना बढ़ेगा परसेंटेज में, हम पहले निकालते हैं। 8400 रुपए इनकम है, 1000 रुपए सेव कर लिए तो 7400 रुपए खर्च हो रहे हैं उसके। पहले जब 5000 खर्च हो रहे थे, अब 7400 रुपए खर्च हो रहे हैं। कितने का डिफरेंस आया, 2400 को आया। ये 2400 का डिफरेंस आया किस पे है, 5000 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 से 2, 0 से 0, 48%। समझ में आ गया कितना डिफरेंस आ गया, 48% उसका खर्च क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ऑन रिड्यूसिंग द मार्केट प्राइस ऑफ ए टेबल बाय 8%, टेबल कितने रुपए की पड़ती है अब, 4600 रुपए की, तो मार्केट प्राइस ऑफ द टेबल बताना है। अभी देखिए क्या कहना चाहता है, आप किसी शॉप पे जाते हैं, ये कोई टेबल रखी है, इस पे टैग लगा हुआ है MRP का, आपने कहा 100% का लगा हुआ है, हमने माना। अब वो शॉपकीपर क्या करता है, वो कहता है भाई आप खरीद लो इसे, मैं आपको 8% कम में दे दूंगा, 8% कम में दे दूंगा, मतलब 92% में दे दूंगा। आप कहते हैं नहीं भाई हमें 92% मत बता, हमें सीधा सीधा हिसाब बता कि कितने रुपए में देगा। तो वो कहता है चलो तुम 4600 रुपए दे दो। इसका मतलब जहां आप उसके अकॉर्डिंग 92% था, आपके अकॉर्डिंग 4600 है। 1% किसके इक्वल हुआ, 4600 अपॉन में 92, 50 के इक्वल हुआ। 100% किसके इक्वल होगा, 5000 के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए। अब यहां पर कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज घट रही है, एक बढ़ रही है एक घट रही है,
एक बार इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, या दोनों बार इंक्रीज हो रही है या दोनों बार डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक ही जनरल फॉर्मूला याद रखना, ये चाहे प्रॉफिट लॉस का हो, परसेंटेज का हो, कोई भी चीज हो, कोई भी यूनिट हो, एक्स वाई जेड, हर जगह काम आएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। जब इंक्रीज होती है प्लस, ये फॉर्मूले में प्लस रहता है, लेकिन यहाँ पर x अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लिखा जाएगा, y डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। यहाँ पर देखिए पहले सैलरी 20 बढ़ी है, फिर 20% कम हुई है, प्लस 20 गुना माइनस 20 अपॉन में 100 हो गया। ये कैंसिल हो गए, -4% आया, इसका मतलब 4% का क्या हो गया है, लॉस हो गया। समझ में आया, 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया। नेक्स्ट देखिए, वो क्या रहा है, 11 ऑरेंज 11 रुपए में खरीदी और 10 ऑरेंज 11 रुपए में बेची। जब भी वो कहे इतने में इतना सामान खरीदा और इतने में इतना सामान बेचा, तो और जो सामान की है रुपीज है वो सेम है, जैसे 11 में 11 खरीदा और 10 में 11 बेचा, तो हमेशा क्या करना क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे लिख लिया करो, आइटम के नीचे आइटम, रुपयों के नीचे रुपए, 11 में 11, 10 में 11, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 11 121, 11 10 110, बटे में जो माइनस किया वही नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 बटे 11 गुना 10 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 10% आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि किसी आइटम के दाम पहले 10% बढ़ जाते हैं, फिर 20% और फिर लगातार 20% कम हो जाते हैं, तो इंक्रीज डिक्रीज कितना होगा प्राइस के अंदर। कैसे करेंगे, आप एक काम कर सकते हैं कि पहले 10% बढ़े हैं, फिर 20%, वही फॉर्मूला एक्स वाई बाय 100, इसी से इजी पड़ता है। 10 जमा 20, 10 गुना 20 बटे में 100, जब सोल्व करते हैं 32 आता है। तो अब 32 और 20 को ले लो, 32 बढ़ गया और 20 कम हो गया, -20 जमा 32 क्रॉस -20 अपॉन 100, कितना आएगा ये, 12 माइनस 6.4, 5.8% इंक्रीज हुआ। समझ में आया, पहले 2 को ले लिया, टोटल निकाल लिया, फिर जो टोटल आया और थर्ड क्वांटिटी है उसको ले लिया, वहां से हमारा आंसर आ गया 5.8%। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, 9/16 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, देखो 9/16 का मतलब है 16 में से आपके पास 9 भाग है, 1 में से 9/16 होगा। परसेंटेज का मतलब वो हमेशा 100 में पूछना चाह रहा है। 9/16 गुना 100, 4 चौके 16, 4 से 25, 225/4, पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 1 मिनट 10 सेकेंड आधे घंटे का कितना भाग प्रतिशत होता है। 1 मिनट 10 सेकेंड इज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ हाफ एन आवर। हमेशा ध्यान रखना, चाहे परसेंटेज हो, जब भी कंपैरिजन करते हैं, जब भी रेशियो लेते हैं, तो हमेशा यूनिट क्या होती है, सेम होती है। हमेशा यूनिट क्या होती है, सेम। यहाँ पे 1 मिनट 10 सेकेंड है और यहाँ पे हाफ एन आवर है, तो सभी को सबसे छोटी यूनिट में क्या कर लो, आप कन्वर्ट कर लो। 1 मिनट 60 + 10 कितना आ जाएगा, 70 सेकेंड, और हाफ एन आवर का मतलब क्या होता है, 1800 सेकेंड। इसका मतलब 70/1800 गुना का 100। जब इसको सोल्व करोगे 70/18 और इसको सोल्व करोगे, क्या आंसर आ जाएगा, 3.89%। नेक्स्ट देखिए, एक नंबर है वो 250 से 315 इंक्रीज हो रहा है, तो वो कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज बताइए। 315 हो रहा है 250 से, 5 11 में से 6 गए 5, 65 का डिफरेंस आया, किस पे आया,
250 पे गुना 100 कर लेंगे 25 और 5 से 13 दूनी 26%। नेक्स्ट देखिए 15% ऑफ ए नंबर इज 72, फाइंड द नंबर। कर लेंगे, मुझे पता है आप कर लेंगे। 15% इक्वल टू 72, 1% 72 अपॉन 1500 निकालना है। नेक्स्ट है ए स्टूडेंट गोट 360 मार्क्स आउट ऑफ 450, तो आपको व्हाट परसेंट डिड ही स्कोर आप कर सकते हैं। कैसे आएगा, क्या करेंगे, 360 जो स्कोर किया कितने में से किया वो हमेशा नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आप इसे निकाल सकते हैं 9 और वो क्या आएगा 80%। नेक्स्ट देखिए वो कह रहा है 35% किसी नंबर का उस नंबर के जो 50% किया उससे कितना कम है 12। इसका मतलब 50% माइनस 35% कितना आ गया 12, 5 15%, यहाँ पे 15% बराबर 12, 1% बराबर 12/15, 100% बराबर है 5 से 20, 5 ते 15, 3 चौके 12, कितना आएगा 80। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन काफी अच्छे आएंगे। ये क्वेश्चन देखिए वो क्या कहना चाह रहा है, यदि दो नंबर है रिस्पेक्टिवली है 12 into 1/2% and 25% more than the third number, first number is what percent of the second number। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट होगा, कैसे निकालेंगे। यहां पर देखिए यदि दो नंबर कह रहा है, आपको मैंने बताया मोस्टली हम 100 अज्यूम करते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को यदि आप ऑप्शन से करेंगे तो दी बेस्ट रहेगा। जो सीरीज होगी उसमें मैं कराऊंगी। अभी के लिए आप इसको 80 कर लो अज्यूम थर्ड नंबर को, क्योंकि जब आप 100 से करके देखेंगे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं फ्रैक्शनल पार्ट बच रहा है जिससे क्वेश्चन टफ बनेगा। अब पहला पार्ट 25/2 ज्यादा है किससे 80 से, कितना आएगा 10। इसका मतलब 80 + 10 फर्स्ट नंबर 90 है। दूसरा नंबर 25% ज्यादा है, 80 का 25% करती हूं मतलब 80 का 1/4 मतलब 20, कितना हुआ 100 हुआ। आ गया, ये थर्ड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। अब वो पूछ रहा है फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, पहला नंबर दूसरे का कितना प्रतिशत है, अंतर नहीं पूछ रहा। मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा 90%। नेक्स्ट देखिए वो कह रहा है दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हो रहे हैं, एक कैंडिडेट 14,000 वोटों से जीत जाता है टोटल वोटों का 60% लेके, तो वो कह रहा है नंबर ऑफ वोट रिसीव्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट। तो नंबर ऑफ वोट कितने रिसीव होंगे विनिंग कैंडिडेट के द्वारा, तो कैसे करेंगे इसको। यहां पर देखो दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होते हैं, जब इलेक्शन की बात आती है तो टोटल वोट ऑफ 100 यूनिट्स मानेंगे। कितने मानेंगे, जीतने वाले को 60% मिले, 100 का 60% मतलब 60 यूनिट वोट मिल गए, तो हारने वाले को 40 यूनिट वोट मिले होंगे। इसका मतलब जीत और हार का वोट अंतर कितना हुआ 20 यूनिट का हुआ, और उसके अकॉर्डिंग 14,000 का हुआ। एक यूनिट 7,000 के बराबर हुई है ना, हाँ 700 के बराबर हुई, और 100 यूनिट किसके बराबर होगी 70,000 के, लेकिन वो जीतने वाले की पूछ रहा था 60% 42,000 के होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है दो कैंडिडेट इलेक्शन होते हैं, दो कैंडिडेट के बीच में एक कैंडिडेट को 52% ऑफ द टोटल वैलिड वोट मिलता है, और जो वोट गिर रहे हैं उसके 25% वोट इनवैलिड हो जाते हैं। यदि टोटल नंबर ऑफ वोट 8400 है, तो वो कह रहा है अदर कैंडिडेट को कितने मिले, मतलब हारने वाले को कितने मिले। हमने टोटल वोट माने 100 यूनिट्स, टोटल वोट्स कितने माने 100 यूनिट। अब वो क्या कह रहा है, एक कैंडिडेट 25 वोट इनवैलिड हो गए, तो इसका मतलब 75 यूनिट्स वोट क्या हो गए वैलिड हो गए, वैलिड हो गए।
वो कह रहा है मेरे पास टोटल वोट 8400 है, मैंने 100 यूनिट माना, इसका मतलब एक यूनिट 84 के इक्वल है, तो 75 इंटू 84 करेंगे, ये हमारे आएगा 6300 के इक्वल है। आया समझ में? अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। जो जीतने वाला है उसको 52% मिलते हैं ऑफ वैलिड वोट के, ऑफ वैलिड वोट। ठीक है, वैलिड वोट कितने आए? 63, इसका मतलब 52% ऑफ 6300 के मिल रहे हैं उसको। हारने वाले को कितने मिलेंगे? 100 माइनस 52, 48% ऑफ टोटल के नहीं, वैलिड वोटों के 6300 के। 48 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6300, जब इसको सोल्व करोगे 3024 आंसर आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है दो कैंडिडेट इलेक्शन हो रहे, एग्जाम है कोई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इतने इसमें फेल हो गए, इतने इसमें पास हो गए, दोनों में कुल मिला के इतने फेल हुए, इतने पास हुए, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा किससे करना है? वेन डायग्राम से। किससे करना है? वेन डायग्राम से। देखिए क्या कहता है वो कहता है ये मेरे पास एक सब्जेक्ट मैथ्स है, दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, ये मेरे पास मैथ है, ये मेरे पास इंग्लिश है, यही कहना चाह रहा है। अब वो क्या कह रहा है? 52% कैंडिडेट मैथ्स में फेल हो, इंग्लिश में फेल हो गए, 42% मैथ्स में फेल हो गए और 52% इंग्लिश में फेल हो गए, और 17% वो हैं जो दोनों सब्जेक्टों में फेल हो गए। अब एक बात देखना, जो ये 17% है ये इंग्लिश वाले में भी इंक्लूड हो गया और मैथ्स वाले में भी इंक्लूड हो गया, इंग्लिश वाले में भी इंक्लूड हो गया और मैथ्स वाले में भी इंक्लूड हो गया। इसका मतलब आपको तो टोटल फेल चाहिए थी, ये तो 2 बार इंक्लूड हो रहे हैं। देखो इसमें हो गया, मैथ्स में, फिर इंग्लिश वाले। अगर मैं इस 17 को हटा दूं तो ये वाला पार्ट बचेगा इंग्लिश का और मेरे पास टोटल फेल आ जाएंगे। तो कुल फेल कितने हुए हमारे बच्चे? कुल फेल कितने होंगे? 42 प्लस 52 माइनस 17, 70। इसका मतलब टोटल 77% बच्चे फेल हो गए, तो पास परसेंट कितना आएगा? 100 में से 77% को माइनस कर दो, 23%, और वैसे किसके इक्वल आएगा? 46 के। 1% 2 के इक्वल आएगा, 100% किसके इक्वल आएगा? 200 के। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कोई एग्जाम हो रहा है, 80% बॉयज इंग्लिश में पास हो रहे हैं, फिर से वेन डायग्राम, 80% इंग्लिश में पास हो गए, 85% मैथ्स में पास हो गए और 75% दोनों में पास हो गए। अब देखिए ये 75 वाला है, ये 80 में भी इन्वॉल्व हो गया, 85 में भी इन्वॉल्व हो गया, तो आप क्या लोगे? 80% जमा 85% माइनस कर दो इसको, क्योंकि दोनों में 2 बार इंक्लूड हो रहा है। आपने 80 वाले में ले लिया तो 85 वाला का ये पार्ट चाहिए, तो ये 75 को माइनस कर दो, 90% बचा। ठीक है, ये 90% वो बच्चे हैं जो पास हो गए दोनों सब्जेक्टों में, तो फेल कितने हुए? 10%, और आपके अकॉर्डिंग कितने हुए हैं? 45%। इसका मतलब 1% किसके इक्वल आया? 45/10 के इक्वल आया। 100% किसके इक्वल होगा? 450 के इक्वल होगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, संदीप कोई बंदा है, वो 36% मार्क्स स्कोर करता है किसी एग्जाम को पास होने के लिए, लेकिन वो 24 मार्क्स लेता है और 9 नंबरों से फेल हो जाता है। ये मेरी एक क्लास है
पूरी। यहाँ पे हमने बाउंड्री सेट कर दी कि जो बच्चा इस बाउंड्री को अचीव कर लेगा वो पास कहलाएगा, और जो इस बाउंड्री को अचीव नहीं करेगा वो फेल कहलाएगा। अब संदीप नाम का बंदा है, वो 24% स्कोर करता है, 9 नंबरों से फेल हो जाता है। अगर ये 9 नंबर और मिल जाते तो वो यहाँ पे पहुंच जाता। यहाँ पे पहुंचने का मतलब वो 36% के बराबर हो जाता। इसका मतलब 36%, 4% प्लस में 9 हुआ। यहाँ से 12% बराबर 9 आया, 1% बराबर 9/12 आया, 100% बराबर कितना आएगा? 9/12 गुना का 100 कितना आ जाएगा? 4 × 12, 4 से 25, 25 दिए 75%, 75 आ गया मार्क्स हमें। इसका मतलब 75 मार्क्स टोटल थे उसके, ठीक है, टोटल क्लास के। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है नेक्स्ट में, एक कोई कैंडिडेट है, वही क्लास की बाउंड्री को सेट कर लिया आपने। क्या होता है, कोई कैंडिडेट है, आपने क्लास की बाउंड्री को सेट कर लिया, ये क्लास की बाउंड्री है, वो 40% मार्क्स स्कोर कर रहा है और 15 नंबरों से फेल हो रहा है। अगर ये 15 और मिल जाते तो यहाँ पहुंच जाता। दूसरा बच्चा है जो 70% मार्क्स स्कोर करता है और 75 नंबर ज्यादा रहते हैं। अगर मैं कम कर दूं वो वापस नीचे इसी बाउंड्री पे पहुंच जाता है। इसका मतलब दोनों के लिए क्लास में चाहे इंटेलिजेंट हो चाहे ना हो, बाउंड्री कंडीशंस, पासिंग कंडीशन सबकी क्या रहती है? सेम रहती है। 30% बराबर 90 आया, 1% बराबर 3 आया, 100% कितना आएगा? 300 आएगा, ठीक है। लेकिन वो तो क्या पूछ रहा था कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास। 40%, 120 जमा 15, 135 कितने में से? 300 में से, गुना 100 कितना आएगा? 45%। समझ में आया? आज ना बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है, बस किसी तरीके से करवा रही हूँ। वैसे आज मुझे टाइम और वर्क करवाना था, लेकिन थोड़ा मैंने सोचा इसी को करा देती हूँ। वो कल थोड़ा फुल एनर्जी के साथ कराऊंगी, टाइम और वर्क, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं। वो कह रहा है मुकेश कोई बंदा है, 40% ऑफ इनकम, जो वो कहे कितना खर्च कर दिया, 20% ऑन हाउस रेंट, वो अपना एक पूरी, ये उसकी पूरी सेविंग किट है, वो ये रही, वो इसमें से सबके हिस्से बांट रहा है, ठीक है, बांट दिया उसने। पहले क्या करता है, वो 40% अपनी फूड पे खर्च करता है, 20% हाउस रेंट पर, 10% एंटरटेनमेंट पे, और जो 10% बच गए वो ट्रांसपोर्टेशन पे, बाकी जो भी बच गई वो उसकी सेविंग है, ठीक है। अब टोटल 100% इनकम होती है, टोटल 100% होता है। कितने खर्च कर दिए उसने? 40 जमा 20 जमा 10 जमा 10, और ये सेविंग बचा दी है। यही हुआ। खर्च कितने हुए? 40 और 20, 60 70 80, 80% खर्च हो गए तो सेविंग कितनी बची? 100 माइनस 80, 20%। आपके अकॉर्डिंग 1500 है, 1% क्या होगी? 1500 बटे में 20 होगी। यहाँ से कितना आएगा? 75, और 100% कितनी हो जाएगी? 7500। नेक्स्ट देखिए, कोई मुकेश बंदा है, अपनी 20% अपनी इनकम का अपने बड़े बेटे को देता है, जो बच गया उसका 30% छोटे वाले को देता है, जो बच गया उसका 10% किसी ट्रस्ट को देता है, और उसके बाद उसके पास 10,800 रुपये बच जाते हैं। हिज इनकम वाज, जो वो कहे बचे हुए का इतना, बचे हुए का इतना, तो आपको यहाँ पे वो एक साथ स्टार्टिंग में डिवाइड करने नहीं लग रहा, वो बचे हुए में से दे रहा है, फिर जो बचे उसमें से दे रहा है। वो एक साथ सबको बैठा के नहीं बांट रहा, वो पहले एक को देता है, फिर जो बच जाते हैं उसमें से हिस्सा करता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको एक काम करना है, पहले कितनी थी? 100 थी, 100 में से 20 खर्च कर दिया, फिर क्या माननी है? ऊपर 100 में से, हमेशा कंफ्यूज मत होना, बस ये ध्यान रखना। कई क्या करते हैं, ऊपर ले लेते हैं इस 100 माइनस 20 को, 100 में से 10 खर्च कर दिया, जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये रिलेशन, जो बच गया, जो बच गया, जो बच गया, जब इसको सोल्व करोगे तो 21,428.57 पहला आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो,
कोई असेंबली हो रही है, उसके अंदर 120 स्टूडेंट हैं जो रो और कॉलम में बैठाने हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम रो बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कॉलम बैठ बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब इन स्टूडेंट को बैठाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे ऐसे हमने स्टूडेंट्स बैठा दिए हैं रो और कॉलम में। ये रो होगी, ये कॉलम होगी। कंडीशन दे रखी है कि 20% ज्यादा है रो के अंदर कॉलम से। अब यहाँ पर देखो 120 में है तो कैसे अरेंजमेंट होता है, आपको पता है m क्रॉस n 120 के इक्वल आना चाहिए, जहां पर m नंबर ऑफ रो को इंडिकेट करेगा, n नंबर ऑफ कॉलम को इंडिकेट करेगा। जब आप 120 करते हैं तो देखो पहला ऑप्शन हमेशा ऐसे क्वेश्चनों का ऑप्शन से करना है, 12 गुना 10 होगा, फिर 30 गुना 4 होगा, बहुत सारी ट्रिमें आएंगे 120 के, आप फैक्टर कर करके देख लेना। इस तरीके से मैं पहला ऑप्शन उठाती हूँ, 12 10 उठाती हूँ, मतलब 10 कॉलम में है, 10 का 20% जब मैं करती हूँ तो कितना आता है, 2 आता है। 10 जमा 2 12 ही आते हैं। इसका मतलब कॉलम पहला ऑप्शन सही है कि कॉलम 12 रो 10 है, तो नंबर ऑफ कॉलम पूछी थे कितनी हो जाएंगी, 12। 108 स्टूडेंट है, आपको रो और कॉलम में बैठाना है, मतलब m क्रॉस n 108 आना चाहिए और उसके बाद m और n इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। आपको नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं। 18 गुना 6 भी होता है ना, और एक 12 गुना 9 भी होता है 108। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन इस फुलफिल को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आपके लिए दिया है, ये मैं एक्सरसाइज के अंदर डालूंगी। अगर नहीं आता, अगर आ रहा है तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे, और नहीं आता तो मैं जो कल आपकी एक्सरसाइज कल वाली में नहीं डालूंगी, उसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी उसमें मैं डाल दूंगी इसको, क्योंकि कल की तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का। कुछ हो प्रॉब्लम तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।